अगला प्रश्न हम देखो, हम लोग अब फिजिक्स का जो है अगला पार्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, यदि वस्तु ध्रुव पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी अवतल दर्पण में। ध्रुव पर वस्तु हो, ध्रुव कहाँ होता है, तो दर्पण के एकदम मध्य में ध्रुव होता है। ठीक है ना, मुख्य अक्ष जो जाती है दर्पण होता है, और दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, जिससे होकर के कौन जाता है, मुख्य अक्ष जाता है। यदि उसी पॉइंट पर यदि वस्तु को रख दें तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, लेकिन अगला क्वेश्चन कहता है, यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। ध्रुव और फोकस कहाँ होता है, तो ध्रुव देखो दर्पण है, दर्पण के ध्रुव के बाद क्या होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी के बाद क्या होता है, वक्रता केंद्र। ठीक है ना, और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, क्योंकि केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। दोनों क्या होता है, एक दूसरे का दुगुना होता है, यानी वक्रता त्रिज्या दुगुना होता है फोकस दूरी का। ठीक है ना, तो यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखोगे तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वह होगा आभासी और सीधा होगा। क्यों होगा आभासी और सीधा, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनने वाला है। ठीक है ना, तो जब भी फोकस दूरी और ध्रुव के बीच वस्तु को रखेंगे तो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पिछला साइड में, और वह पीछे बनेगा तो क्या हो जाएगा, दर्पण में पीछे बनता है तो आभासी और सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होगा। यदि वस्तु को फोकस दूरी पर रखो, अब बाकी इधर जितना दूरी पर रखेंगे ना, थोड़ा सा दूर करते जाएंगे दर्पण से, तो वो हमेशा दर्पण के सामने बनेगा, यानी कि क्या होगा, उसको वास्तविक बोलेंगे। तो यदि वस्तु को फोकस दूरी पर फोकस पर स्थिर रखें तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी अवतल दर्पण में, तो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। यदि वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, फोकस कहाँ हो गया, सोच लो ध्रुव, उसके बाद फोकस, फोकस के बाद वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यदि रखें तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा वस्तु से, बहुत बड़ा नहीं होगा, थोड़ा बड़ा। अवतल दर्पण में ये कंडीशन है। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, सी पर रख दे डायरेक्ट, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, इसमें भी सामने बनने वाला। हम क्या बताते, जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाएगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनने वाला, और दर्पण के सामने जब प्रतिबिंब बनेगा तो वह वास्तविक होगा, इतना तो कन्फर्म है, और उल्टा होगा तो सीधा है यहाँ पर, लेकिन वस्तु के बराबर। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है, वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं, पहले था कहाँ पर, देखो ध्रुव और फोकस के बीच में तो वस्तु बहुत बड़ा था। ठीक है, जैसे ही फोकस पे आया थोड़ा सा बड़ा हुआ, यानी कि उसका साइज घटते जा रहा है। अब जैसे ही हम लोग कहाँ पर रखे, वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु किसके बराबर हो गया, वस्तु के बराबर हो गया उसका प्रतिबिंब। लेकिन वक्रता केंद्र के बाद वस्तु को रखते हैं तो क्या हो जाता है, वस्तु छोट, उसका प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से छोटा हो जाता है। ठीक है, उल्टा तो होता है लेकिन छोटा हो जाता है। यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी अवतल दर्पण में, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और बहुत छोटा बनेगा वस्तु। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर भट्टी में किस प्रकार कार्य करता है। सौर भट्टी होता है वह किस प्रकार काम करता है, तो सौर भट्टी में सूर्य से आने वाली उष्मा को अवतल दर्पण का उपयोग करके उष्मा प्राप्त करते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को एक बिंदु पर ले आता है। ठीक है ना, और अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, यानी अधिक से अधिक मात्रा में प्रकाश का उपयोग करता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं सौर भट्टी में, और वह क्या करता है, अत्यधिक उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है, सौर भट्टी चल पाता है। सौर भट्टी किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं सौर भट्टी में। दर्पण सूत्र को लिखने बोल रहा है, दर्पण सूत्र में हमेशा प्लस का चिन्ह रहेगा, तो याद रखना 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, और लेंस सूत्र में माइनस होता है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक, तो ऐसा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन यही पूछ सकता है, आवर्धन किसे कहते हैं, सीधा सा बात है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब देख लो प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में तो हम लोग जानते हैं, प्रकाश क्या एक ऊर्जा है, जब लेक्चर शुरू किए थे तो उसमें बताए थे, जिसके सहायता से हम पूरे संसार को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है, चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड, या फिर बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, सेम है चीज़ है दोनों। ठीक है, इसको मीटर को किलोमीटर में बदल दिए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में जाता है लाइट, कहाँ पर, तो निर्वात में, जहाँ कोई माध्यम न हो। प्रकाश किस प्रकार का विकिरण है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ठीक है,
विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में आगे पता चल जाएगा। तो विकिरण क्या होता है? तो विकिरण एक तरंग के तरह होता है या कण के रूप में होता है, जो क्या करता है, संचार या उत्सर्जन होता है, जहां माध्यम निर्वात या कोई द्रव हो सकता है या कोई भी माध्यम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र के द्वारा हम समझाने का प्रयास किए। मान के चलो ये एक्स एक्सिस है, वो वर्टिकल जो है, ये दूसरा वाई एक्सिस है, तीसरा जेड एक्सिस है। तीन एक्सिस होता है, मान चलो 3D में। 3D में 3 एक्सिस होता है, 2D में 2 एक्सिस एक्स वाई मानते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, ये जो ब्लैक वाला है वो विद्युतीय क्षेत्र है, एक बार ऊपर एक बार डाउन, ऐसे तरंग तो इसी तरह से जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें। और चुंबकीय क्षेत्र क्या गया, वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। विद्युत हम लोग जानते हैं ना कि बिजली खींच लेता है, बहुत ज़्यादा पावर रहेगा तो वो क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ये हो गया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, उसी तरह का है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है इसमें विकिरण में। आगे बढ़े हम लोग, प्रकाश के द्वारा हमारे जीवन में घटित होने वाली कौन कौन सी घटना है। तो हमारे जीवन में प्रकाश के द्वारा क्या क्या घटना होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन तो देखते हैं नहीं, तो उसी परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, पढ़ते हैं भाई, पढ़ रहे हैं तो वो किसके कारण, परावर्तन के कारण। अपवर्तन भी होता है अपवर्तन नहीं होता है, कभी बाल्टी में सिक्का रख करके देखना, लगेगा ऊपर उठा हुआ है, गिलास में रख के देखेंगे लगेगा बहुत ऊपरे है, लेकिन पता चलता है अंदर है बहुत ज़्यादा। विवर्तन भी देख चुके हैं। विवर्तन क्या होता है, कभी जो है टूटा हुआ कांच पर फॉक्स मार के देखना, छिटक जाएगा लाइट, कभी कहीं 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 ऐसा होता है। और उसके बाद क्या होता है, व्यतिकरण, ठीक है ना, व्यतिकरण के बारे में देखेंगे क्या है। तो ये चीज़ें आगे है। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, ये सब हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। प्रकाश के किरणों का किसी चमकीले सतह पर आपतित होकर यानी टकरा करके वापस लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लिख भी तो बने, परावर्तन के नियम को लिखें। तो परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं, दो ही तो नियम होते हैं, एक को बोलते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, आई कोण आई बराबर कोण आर। और आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब और परावर्तित किरणें तीनों एक ही तल में होते हैं कि नहीं। एक आपतित किरण जो आया, दूसरा परावर्तित किरण, और एक आपतन बिंदु। कहाँ होता है आपतन बिंदु, ये सब एक जगह होता है, जहाँ गिरता है प्रकाश वहीं से वापस जाता है, तो पॉइंट एक ही हो गया, उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और अभिलंब होता है वहीं पर जो परपेंडिकुलर होता है वो अभिलंब। ये सारे के सारे एक ही तल में होता है। पिक्चर के द्वारा हम बताने का प्रयास किए हैं, देख लो। आर क्यू ये क्या है, परावर्तित किरण, और उधर क्या है पी क्यू क्या है, आपतित किरण, और आर क्यू क्या है, परावर्तित किरण। देखो पी क्यू भी क्यू के पास गया है, आर क्यू भी क्यू से निकला है, ठीक है ना। और एम क्यू क्या है, अभिलंब है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दर्पण जो ये हमारा है, दर्पण के साथ वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो वर्टिकल है। दर्पण के पीछे देखो पॉलिश किया हुआ भाग है, तो इस तरह से हो गया ये चीज़। परावर्तक सतह क्या है, पॉलिश किया हुआ भाग के जस्ट उल्टा साइड में। तो इसी तरह से हम लोग दिखा दिए यहाँ पर। एक दूसरा कंडीशन भी दिखा है, जरूरी नहीं है हमेशा परावर्तन इसी तरह का होगा एक नंबर की तरह। दूसरे नंबर में क्या दिखा है कि प्रकाश आया 90 डिग्री पे, यानी अविलंब से ही प्रकाश आया, तो उसी पर कौन लौट जाएगा ना, नहीं लौटेगा। यहाँ पर तिरछा आया था कुछ कोण बना करके, तो उतना कोण बना के वापस गया, लेकिन जब अविलंब पे ही प्रकाश आएगा तो उसी रास्ते पर लौट जाएगा। इसको लंबवत बोलते हैं, या परपेंडिकुलर जब लाइट आए तो क्या होगा उसी पथ पर वापस लौट जाता है। तो ये परीक्षा में पूछता भी है बार बार। और कुछ कंडीशन होते हैं, ठीक है ना। और क्या कंडीशन होता है, मान के चलो दो प्रकाश का स्रोत है, तो इसमें दोनों में ही प्रकाश का परावर्तन का नियम फॉलो करेगा। जैसे कि मान के चलो इस बिंदु से, मैंने नाम लिखना भूल गया, हम नहीं लिखे नाम, देख लो पहला किरण आया इस बिंदु पर, पहले वाले बिंदु ऊपर वाले बिंदु पर, तो वो भी क्या हुआ, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करेगा। अब इसके लिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हम समझ लो मन ही मन, परपेंडिकुलर बना दी तो अविलंब हो गया। यहाँ भी कोण आई और कोण आर बन रहा है। दूसरा प्रकाश का किरण इस बिंदु पर टकराया, तो यहाँ भी हम लोग एक अविलंब मान लेंगे, और यहाँ भी कोण आई और कोण आर बनेगा, ठीक है ना। तो दोनों का कोण आई और कोण आर जरूरी नहीं है कि बराबर हो, जितने डिग्री का कोण बना करके प्रकाश का किरण आएगा उतने डिग्री से वापस जाएगा, ठीक है ना। 50 जगह गिरेगा तो 50 जगह आप कौन सा चीज़ हो सकता है, अविलंब होएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। हर जगह परावर्तन के नियम का ही पालन होगा। अब रहा बात कि किसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लिखा कि ये तल क्या होता है, तो हम लोग 10वां में 9वां में पढ़ चुके हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसको याद रखना आसान है। एक्स और वाई यहाँ पर इधर लिख ही लेते हैं हम लोग। तो इसके बीच वाला जो क्षेत्र है पहला क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, एक्स वाई तल इसको बोल सकते हैं। इसमें एक्स डैश वाई तल बोल सकते हैं, इसको एक्स डैश वाई डैश तल बोल सकते हैं, एक्स वाई डैश तल बोल सकते हैं। तो अब इसका नाम आसान है लिखना, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दो अक्षों के मध्य के क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तल या प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। प्लेन इंग्लिश में बोला जाता है। तो दो तल के बीच, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच जो रहता है उसको क्या बोलते हैं,
तल बोलते हैं। जैसे एक दीवार देख लो, दीवार क्या होता है, लंबा होता है फिर नीचे से, तो उसका क्या है, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस हो गया। नीचे का जो सतह होता है, फर्श जिसको बोलते हैं, उसमें भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। तो ये चीजें। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करने की विशेषता। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है ना, इमेज बनता है, उसका क्या क्या विशेषता होता है। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब का विशेषता बहुत सारा है। प्रतिबिंब समान आकार का होता है। कैसा होता है, समान आकार का होता है। किसके समान होता है, जिस जैसा वस्तु वैसा ही प्रतिबिंब होता है। ठीक है, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब होगा, चाहे तुम वस्तु को कहीं भी रखो। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु रखा हुआ है। बिंब को ही वस्तु बोलते हैं। बिंब लिखा रहे तो समझना वस्तु बोलते हैं। ठीक है, वस्तु बिंब एक ही बात हुआ। कहने का मतलब क्या हो गया, हम समतल दर्पण के सामने खड़े हैं 5 मीटर दूरी पर, तो पीछे दर्पण के पीछे भी 5 मीटर दूरी पर मेरा प्रतिबिंब बन रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और आभासी होता है। सीधा होता है, सीधा तो दिख ही जाता है हम लोग को, समतल दर्पण में सीधा है, लेकिन आभासी कैसे समझेंगे, क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, आभासी बोलेंगे। प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। ये पार्श्व परावर्तित का मतलब क्या हो गया, जब हमारा दाहिना भाग उधर दायां भाग में ही दिखे और बायां भाग बायां भाग में दिखे। मतलब क्या हो गया, दाहिना हाथ दाईं तरफ दिखे, बायां हाथ बाईं तरफ ही दिखे, तो वो क्या कहलाया, पार्श्व परिवर्तन। क्योंकि देखो हम घूमे हुए मान चलो पूर्व दिशा में, दर्पण किस ओर है, पश्चिम दिशा में, तो वो मेरे उल्टा साइड है। तो यदि आदमी खड़ा हो जाएगा वहां मेरे सामने में, तो उसका दाहिना हाथ किधर हो जाएगा, मेरे बाएं हाथ की तरफ होगा कि नहीं। तुम अभी मेरे सामने बैठे हो, तो तुम्हारा दाहिना हाथ कौन सा है, हाँ, मेरा दाहिना हाथ ये है, तो उल्टा साइड हो गया ना। तो ये पार्श्व परिवर्तन नहीं हो, ये पूरा पूरा परिवर्तन हो गया। लेकिन आईना में जब देखते हैं तो दाहिना हाथ उठाएंगे तो उधर भी दाहिने साइड का उठेगा हाथ, तुम्हारा इधर वाला हाथ उठता है ना दर्पण में। तो ये चीज है। तो प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब समझ में आ गया। आगे देखेंगे हम लोग क्या होता है।